हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपी टीचिंग क्लासेस पर। तो हम डिस्कस कर रहे थे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें कि हम दो स्टेज को डिस्कस कर चुके थे। तो उसी के सीक्वेंस में आज थर्ड स्टेज को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है यहाँ पर बाल्य अवस्था। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि शैशवावस्था का जो पीरियड था वो बच्चे का जन्म से 2 वर्ष तक का था। उसके बाद जो अवस्था आएगी, यानी कि 3 से 11 वर्ष तक की जो अवस्था आएगी, जिसे हम कहते हैं बाल्य अवस्था। ठीक है, अब बच्चा शिशु से थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो बड़ा हो चुका है, सीधी सी बात वह है कि इसमें इसका जो जीवन है, जो 3 से 11 वर्ष तक का जाएगा, तो उसमें काफी चेंज आएंगे। और चेंज आने के साथ साथ में इसके साथ में काफी विशेषताएं भी जुड़ जाती है कि कौन सी अवस्था में, जैसे कि इसको काफी बड़ी अवस्था होने की वजह से इसको 2 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, प्री एंड पोस्ट में। ठीक है, प्री चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड, जिसे पोस्ट चाइल्डहुड भी कहते हैं। उत्तर, अगर हम हिंदी में बात करें तो इसे पूर्व बाल्य अवस्था और उत्तर बाल्य अवस्था कहते हैं। तो इसका पीरियड जैसे होता है, पूछा लिया जाता है आपसे कि प्री चाइल्डहुड का पीरियड कितना है, तो 3 से 6 वर्ष है। पोस्ट चाइल्डहुड का पीरियड कितना है, तो 7 से 11 वर्ष है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो बड़ी अवस्था होने की वजह से इसको 2 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, और इसी के साथ साथ इसमें काफी विशेषताएं जुड़ी होती है जो इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इस अवस्था को, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले समझेंगे कि इस अवस्था में बच्चे में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं, चेंज होते हैं, जिस वजह से इसे चेंजेबल एज बोलते हैं, यानी कि परिवर्तन की अवस्था बोलते हैं। ठीक है, सीधे तौर पर इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक वर्ड भी खाली सिंगल आपको दे देगा, पूछेगा परिवर्तन और फिल इन द ब्लैंक्स, आप किससे से संबंध करेंगे, किससे कनेक्ट करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये टर्म्स आपको समझना बेहद जरूरी है। ठीक, दूसरी बात कि इसमें जो बच्चा होता है वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। मैंने आपको बताया था कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो स्पीड से होता है, शैशवा अवस्था में या फिर किशोर अवस्था में होता है। इसमें भी है विकास, इसमें भी होता है, वृद्धि इसमें भी होती है, लेकिन थोड़ी धीमी पड़ जाती है। ठीक है, तो जो विकास होगा, जो वृद्धि होगी, वो धीरे धीरे होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे होने की वजह से क्या होता है कि इसको एक ठहराव की अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, विराम की अवस्था भी इसको बोलते हैं। बात क्लियर हुई? चलिए आगे मूव करेंगे और समझेंगे कि इसकी अन्य विशेषताएं क्या है, जिससे संबंधित काफी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, जो ये अवस्था है बाल्य अवस्था, तो इसे व्यंग, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में स्टेज कहेंगे, तो इसको बोलते हैं संधि का काल। संधि का काल क्यों? क्योंकि ये 2 अवस्थाओं को जोड़ता है। एक तो अपने आप में बाल्यावस्था, बाल्यावस्था को ये जोड़ता है कौन सी अवस्था से? किशोर अवस्था से, जिस वजह से इसको कहते हैं व्यंग, यानी कि संधि का काल। ठीक है, जब ये 2 अवस्थाओं को जोड़ता है तो इस वजह से इसको संधि का काल बोल दिया जाता है। दूसरा यहाँ पर विशेषता है कि बच्चा सामाजिकता की ओर यहाँ पर अग्रसर होने लगता है, सोशल होने लगता है, अपने फ्रेंड्स बनाने लगता है, आस पड़ोस में जाने लगता है, स्कूल में जाने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह भी ध्यान देना है आपको कि वह, क्योंकि हमें 2 अवस्थाओं में 2 पार्ट में इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं, तो इसको जो बच्चा सोशल होता है तो वो पोस्ट चाइल्डहुड में होता है। ठीक है, बात क्लियर हुई? दूसरा, यहाँ पर बच्चा संग्रह की प्रवृत्ति उसमें आ जाती है। दुनिया भर की चीजें आपको उसके बैग में, या फिर कह सकते हैं कि घर में कोई उसने कोना बना रखा है, या फिर अपनी कोई फेवरेट उसकी जगह है, तो वो दुनिया भर की चीजें आपको देखेंगे आप। फालतू की चीजें जो आपको को लगेगा कि किसी भी काम की नहीं है, लेकिन उसके लिए बड़े काम की होती है। आपने भी बचपन में बहुत सी चीजें इकट्ठा की होंगी। ठीक है, तो वो इस तरीके से संग्रह की प्रवृत्ति उसमें होती है, तो वो तरह तरह की चीजें अपने पास में इकट्ठा करके रखता है। दूसरा, अंदर उसके अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी, यानी कि जिज्ञासा होती है। इस अवस्था को जिज्ञासा की अवस्था भी बोलते हैं। बच्चा बात बात पर सवाल पूछेगा, आपसे हर एक बात पर सवाल पूछेगा। ठीक है, चांद क्यों निकलता है, तारे क्यों निकलते हैं, हवा क्यों चल रही है, अगर कोई पक्षी उड़ रहा है तो वो क्यों उड़ रहा है। आप जवाब देते रहोगे, लेकिन वो फिर से नया क्वेश्चन पूछ लेगा, तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी रहती है, जिज्ञासा रहती है। ठीक, मूर्त चिंतन की अवस्था, यानी यहाँ पर जो चिंतन का कह सकते हैं कि प्रकार है बच्चे के पास में। हमने देखा था कि बच्चे में शैशव अवस्था में कोई चिंतन का आधार नहीं होता, कोई चिंतन बच्चा नहीं कर पाता है, लेकिन इस अवस्था में चिंतन करता तो है, लेकिन वो किस प्रकार का करता है? कॉन्क्रीट टाइप करता है, या फिर कह सकते हैं कि मूर्त प्रकार का करता है। मूर्त प्रकार का कैसे? कि वो बच्चा मतलब काल्पनिक रूप से कुछ नहीं सोच पाता है, बस अगर उसके सामने कोई घटना हो रही है तो सीधी सी बात उसे समझ में आएगा, और अगर नहीं हो रही है तो उसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई? देखो, नेक्स्ट है यहाँ पर ओडिपस या इलेक्ट्रा की अवस्था। इस अवस्था में बच्चे में
जैसे कि सिगमंड फ्रायड भी मानते हैं कि इस अवस्था जैसे बच्चे बाल्यावस्था में होता है, तो उसमें दो ऐसी विशेषताएं हैं जो यौन कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिलेटेड होते हैं, जिसका नाम यहाँ पर बच्चे के लिए या लड़के के लिए ओडिपस दे दिया गया है और लड़की के लिए इलेक्ट्रा दे दिया गया है। तो लड़की में इलेक्ट्रा और ओडिपस यानी लड़के में ओडिपस ग्रंथि का विकास हो जाता है, ठीक है, इस अवस्था में। बात करें खेल की अवस्था, इसमें काफी कंफ्यूजन होता है कि इस अवस्था को खेल की अवस्था कहते हैं या शैशव अवस्था को खेल की अवस्था कहते हैं, कौन सी अवस्था को कहते हैं। जब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि खेल अवस्था किसे कहते हैं और आपके सामने दो ऑप्शन हो, शैशव अवस्था और बाल्यावस्था, तब आप आंसर लगाओगे जिसे एक आपको खेल की अवस्था में कंफ्यूजन होता है और आपको खिलौनों की अवस्था में कंफ्यूजन होता है, ठीक है, यही तो कंफ्यूजन होता है कि खिलौनों की अवस्था किसको कहते हैं, खेल की अवस्था किसको कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खेल की अवस्था किसको कहते हैं, तो आप आंसर दोगे बाल्यावस्था को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि खिलौनों की अवस्था किसको कहते हैं और आपके सामने दो ऑप्शन है, बाल्यावस्था या फिर शैशव अवस्था, तब आप आंसर दोगे शैशव अवस्था, ठीक है। खिलौनों की अवस्था शैशव अवस्था है। लेकिन फिर से घुमाकर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि खिलौनों की अवस्था किसको कहते हैं, और इस बार ऑप्शन आपके सामने सिर्फ बाल्यावस्था ही है और उसमें ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था, तब आप कहोगे पूर्व बाल्यावस्था खिलौनों की अवस्था है और उत्तर बाल्यावस्था खेल की अवस्था है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अगर ये पूछ लिया जाए डायरेक्ट कि खिलौनों की अवस्था कौन सी है और ऑप्शन सिर्फ दो ही है, शैशव अवस्था और बाल्यावस्था, तब आप कहोगे शैशव अवस्था। आई होप ये डाउट क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इसमें से काफी कंफ्यूजन बनता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए आगे यहाँ पर समझेंगे अगली अवस्था को, अगली विशेषता को। तो साथी संगति बढ़ाने की अवस्था, साथी संगति यानी कि बच्चा यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाता है और मतलब एक तरह से खिलौनों को छोड़ देता है, खेल की अवस्था में आ जाता है, ठीक है। तो वो अवस्था होती है उत्तर बाल्य अवस्था। कौन सी अवस्था होती है? उत्तर बाल्य अवस्था, जिसमें बच्चा साथी संगति उसकी बढ़ने लगती है। तीसरी यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पर गिरोह अवस्था। गिरोह अवस्था किस अवस्था को बोलते हैं? प्री गैंग अवस्था किस अवस्था को बोलते हैं, या फिर टोली की अवस्था किस अवस्था को बोलते हैं? तो सीधे तौर पर आप आंसर लोगे कौन सी अवस्था को बोलते हैं, तो बाल्य अवस्था को बोलते हैं, है ना। बात क्लियर हुई। चलिए यहाँ पर है नेक्स्ट, और इसमें काफी सारी विशेषताएं हैं, देखना समझने की कोशिश करना। भाषा अर्जन की दृष्टि से संवेदनशील अवस्था, जैसे कि हमने देखा था कि भाषा को सिखाने के लिए जब स्टार्टिंग हम करते हैं, बच्चा भाषा सीखना शुरू करता है, तो आदर्श काल तो शैशव अवस्था को माना जाता है, लेकिन बच्चे के लिए एक संवेदनशील यानी कि अभी भी उसमें नाजुकता है, उसके सामने हमें संभल कर बोलना होगा, शब्दों का चयन काफी सोच समझ कर करना होगा उसके सामने, क्योंकि बच्चे अभी भी संवेदनशील है, भाषा को लेकर अभी भी उसका विकास पूरी तरह नहीं हुआ है, तो वो संवेदनशील अवस्था में है। दूसरा यहाँ पे प्रतीकात्मक खेल की अवस्था, बच्चा प्रतीकों के माध्यम से यानी ब्लॉक से खेलेगा या फिर पेपर से खेलेगा या फिर अन्य अन्य इस तरह की चीजें होती है तो उनसे खेलेगा, ठीक है। बात डिजिटल गेम वो इस तरीके की चीजें नहीं खेलता है, प्रतीकात्मक खेल खेलता है। तीसरा यहाँ पर नेक्स्ट है कि जीवन का अनोखा काल है, ये कहा गया है। देखिए कुछ साइकोलॉजिस्ट भी यहाँ पर रहे हैं जिन्होंने अपने शब्दों में बाल्यकाल को दर्शाया है, बताया है, उनको एक तरह से परिभाषित किया है। तो बात करें अगर हम कोल एवं ब्रूस की, तो उन्होंने क्या कहा है कि जीवन का अनोखा काल है बाल्यकाल। सिगमंड फ्रायड ने ठीक उसी संदर्भ में क्या कहा है कि बाल्यकाल क्या है? जीवन का निर्माणकारी काल है। जीवन का निर्माणकारी काल किसको कहा गया है? बाल्यावस्था को कहा गया है। रोस के शब्दों में समझे तो रोस ने बाल्यावस्था को क्या कहा है? मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा है, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे कि जो साइकोलॉजिस्ट है उनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको ये चीज नोट करके रखनी है, ठीक। बात करें कि और कौन सी विशेषता है? विद्यालय की आयु की अवस्था। विद्यालय की आयु इस एज में बच्चा विद्यालय में जाना शुरू कर देता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही उसको दाखिला करा दिया जाता है, तो इस अवस्था को विद्यालय की आयु अवस्था भी कहते हैं। गंदी अवस्था, डर्टी एज, बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कि गंदी अवस्था कौन सी अवस्था को कहते हैं, डर्टी एज कौन सी अवस्था को कहते हैं, तो इसे ये भी बाल्यावस्था को ही कहते हैं। नए कौशलों के विकास का स्वर्णिम काल, गोल्डन पीरियड। गोल्डन पीरियड वैसे कहा जाता है किसको? किशोर अवस्था को। लेकिन जब आपको साथ में जोड़कर पूछे कि नए कौशलों के विकास के लिए गोल्डन पीरियड कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? बाल्य अवस्था, ठीक है। काम भावना की प्रसुप्ता,
जैसे कि सिगमंड फ्रायड ने यहाँ पर इस अवस्था को काम भावना की प्रसुप्ता का काल कहा है। यहाँ पर कोई सेक्सुअल उसके अंदर इंटेंसी नहीं होती, ठीक है, और वो खासकर कह सकते हैं समलिंगी साथियों को अपने पसंद करता है, विपरीत लिंगी को नहीं करता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर कितनी विशेषताएं चाइल्डहुड की है, क्योंकि ये काफी बड़ा पीरियड है, इस वजह से इसमें विशेषताएं भी काफी होती है। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसमें काफी विशेषताएं है, याद करने लायक है। ठीक, आपके काम जरूर आएंगी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे क्वेश्चन के माध्यम से कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस अवस्था से। तो देखो क्वेश्चन है आपके सामने कि एक पर सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे पर सामान्य 12 वर्ष की कितनी वर्ष का है, 12 वर्ष की आयु का बच्चा है, तो सबसे अधिक उसमें क्या होने का की संभावना है, कुल प्रेरक समन्वय में उसे कठिनाई होगी, या फिर वयस्कों के खुश करने में उसे दुश्चिंता की अनुभूति होगी, या फिर अब और यहाँ, या फिर उसकी रुचियों में, मतलब वो कह सकते हैं कि अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी, या फिर समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी होगी। तो आपको ये विशेषता यहाँ पर 4 प्रकार की दी गई है, तो आपको मैच करना है कि वो कौन सी विशेषता है जो बाल्यावस्था के संदर्भ में आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो वो कौन सी विशेषता है, तो अभी तक आपने समझा, तो उस संदर्भ में जो जैसे कि आपने समझा कि बच्चे क्या होते हैं कि अपने जो एक तरह से समवयस्क होते हैं, समवयस्क समूह के लिए वो बड़ा प्रेरित रहते हैं, फ्रेंड्स बनाने पर ज्यादा उनका जोर रहता है। तो समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, वो हाँ में हाँ मिलाकर चलते हैं, उनका विरोध नहीं करते हैं। ठीक है, उन्हें अगर कोई खेल पसंद आ गया तो वो ग्रुप में खेलना पसंद करेंगे, वो ग्रुप के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर समझेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओहो, ये फिर से हैंग हो गया क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, वह कौन सी, यहाँ पर आपको एक चूज करना है कि निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है। पूर्व बाल्यावस्था से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, या फिर खेलने की अवस्था। ठीक है, तो पूर्व बाल्यावस्था से की विशेषता से आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो अभी तक हमने देखा कि अगर हम खेलने की अवस्था कहे तो सीधी सी बात है, वो पूर्व बाल्यावस्था की होती है। ठीक है, अगर प्रश्न करने की अवस्था कहे तो ये भी होती है, अनुकरण करने की अवस्था कहे तो ये भी होती है। दल समूह में रहने की अवस्था, दल समूह में, क्योंकि अभी तो बच्चा खिलौनों से खेल रहा है ना, तो वो खेल नहीं खेलता है, वो खिलौनों से खेल रहा है, इसीलिए उसने ग्रुप थोड़े ना बनाया है, अभी ग्रुप उसने नहीं बनाया है। ठीक है, तो दल समूह में रहने की अवस्था उसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, बात क्लियर हुई। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है पूछ रहा है आपसे कि व्याम संधि काल में निम्न में से कौन सा बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है। व्याम संधि काल में कौन सा बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है, यानी कि इस काल में ऐसी वो कौन सी विशेषता नहीं है जो से बाल्यावस्था से मैच नहीं करती। तो प्रभु सत्ता के विपरीत विरोध, या फिर अशांति, या फिर आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही, या फिर सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद करना। तो अभी आपने देखा, जैसे कि हमने पढ़ा, बच्चा काफी एक्टिव रहता है, बच्चा काफी सक्रिय रहता है, जिज्ञासु रहता है, उसके अंदर एक जिज्ञासा रहती है। तो सीधी सी बात है, वो शांत कैसे बैठ सकता है, अगर वो शांत नहीं बैठ सकता तो ये जो विशेषता है ये मैच नहीं करेगी। तो सक्रिय खेलों के स्थान पर वो बैठकर नहीं, बल्कि वो क्या है कि वो एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है, तो बैठा नहीं रह सकता है ना, बैठा नहीं, उसे बैठना पसंद नहीं है, वो बड़ा एक्टिव रहता है, मिनट मिनट में उसके विचार बदलते रहते हैं। तो इस वजह से ही हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो रही है स्टार्टिंग में आंसर लेने में, लेकिन क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं अगर आप उसको एक बार नहीं 2 बार पढ़ोगे, तीसरी बार, अगर 2 बार भी समझ में नहीं आता तो तीसरी बार पढ़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दल या गैंग का सदस्य होने के सामाजिकरण, दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। बिल्कुल होता है ना। तो निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है। अभी हमने देखा कि होता है, बिल्कुल इसमें सामाजिकरण बेहतर होता है, लेकिन ऐसा वो कौन सी बात है, कौन सा विचार है जो इसके अगेंस्ट जाता है। वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखता है, जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है, अपने समूह के प्रति वफादार होना, या फिर गैंग के सदस्यों से झगड़ा करना।
तो आपने ये देखा, हमने समझा था कि वो किसी भी शर्त पर किसी से झगड़ा नहीं करता, वो गिरोह की या फिर समवयस्कों की के प्रति उनके अनुमोदन के लिए अग्रसर रहता है। तो वो झगड़ा कैसे करेगा? तो वो गैंग के सदस्यों के साथ में झगड़ा नहीं करता है ना? तो ये विशेषता इससे मैच नहीं होती है, ठीक। और ये सामाजिकरण को भी बढ़ावा नहीं देती। अगर वो झगड़ा करेगा तो सामाजिकरण थोड़े ना बढ़ेगा, तो वो झगड़ा नहीं करता है। बात क्लियर हुई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, समझेंगे। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? पूछ रहा है कि विशेषता नहीं है तो कौन सी नहीं है? अभिवृद्धि में स्थिरता आ जाती है, सामूहिकता की प्रबलता हो जाती है, जिज्ञासा की कमी हो जाती है, समूह एवं खेलों में सहभागिता हो जाती है। तो देखो, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो अभिवृद्धि में स्थिरता तो आती है, बिल्कुल आ जाती है, ये तो सही है। सामूहिकता की प्रबलता होती है, बिल्कुल सही बात है ना? जिज्ञासा की कमी नहीं, जिज्ञासा की तो बढ़ोतरी होती है, तो ये गलत हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी समूह एवं खेलों में भी उसकी सहभागिता रहती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, है ना? बात क्लियर हुई? क्वेश्चन है यहाँ पर नेक्स्ट, पूछ रहा है कि रोस के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को हम मिथ्या परिपक्वता का काल कहेंगे? मिथ्या परिपक्वता का काल यानी कि झूठी अवस्था जिसको कहा गया है। तो रोस ने कौन सी अवस्था को कहा है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था या फिर वयस्कावस्था? तो किसको कहा है उन्होंने? बाल्य अवस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा है। यानी इसमें परिपक्वता तो आती है, मेच्योरिटी तो आती है, लेकिन नाम मात्र की झुटमुट आती है, ठीक है। इस वजह से इसको मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा गया है। किसने कहा है? रोस ने कहा है, ठीक है। रोस के शब्दों में हमने समझा है। नेक्स्ट है यहाँ, मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से, मूर्त परिस्थितियां है यानी उसके सामने एक्चुअल में कोई घटना घटित होती है, मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लग जाता है। निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? कौन सी अवस्था से? बाल्यावस्था में सामाजिक विकास होता है इस तरीके से, या फिर बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास होता है, किशोर अवस्था में सामयिक विकास होता है, या फिर किशोर अवस्था में बौद्धिक विकास होता है। बात तो हम कर रहे हैं मूर्त परिस्थितियों की, तो किशोर अवस्था की तो बात ही खत्म हो जाएगी, है ना? क्योंकि मूर्त विचार तो बच्चे का बाल्यावस्था में होता है, पहली बात तो ये। लेकिन बात समझने की, किसी भी बात को समझने की है, ठीक है, ना कि सामाजिकता के बढ़ने की है। तो जब हम किसी बात को समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें बुद्धि का इस्तेमाल होता है, और बुद्धि का इस्तेमाल होता है तो इस संदर्भ में हमारा जो है बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से होता है। बात क्लियर हुई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी? यानी कि आपके सामने चार विशेषताएं हैं और आपको एक विशेषता मैच करनी है किसी बच्चे से जो मध्य बाल्यावस्था में है। तो कौन सी? एक बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भों में नकल सीखना शुरू किया है, या फिर एक बच्ची जो अमूर्त विचारों का आसानी से पालन कर सकती है, या फिर एक बच्ची जो सहकारात्मक खेलों में शामिल नहीं हो सकती, या फिर एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है। तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो मध्य बाल्यकाल की विशेषता होती है ना, तो वो कौन सी होती है कि एक बच्ची क्या है कि एक बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भों में नकल करना शुरू किया है, यानी कि अभी उसका जो सामाजिकरण है वो होना शुरू हुआ है, ठीक है। तो वो अवस्था कौन सी होती है? वो मध्यकाल की अवस्था होती है। बात क्लियर हुई? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है? जैसे कि हमने देखा था कि भाषा के संदर्भ में, भाषा के विकास में आदर्श काल तो हमें पता है कि शैशव अवस्था होता है, लेकिन संवेदनशील उसके लिए अभी सेंसिटिव पीरियड चल रहा है, अभी प्रॉपर तरीके से उसने लैंग्वेज नहीं सीखा है, तो वो कौन सी अवस्था होती है? जन्म पूर्व अवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, या फिर किशोर अवस्था, या फिर वयस्क अवस्था? तो कौन सी अवस्था होती है? वो प्रारंभिक बाल्य अवस्था, जैसे कि हमने अभी समझा भी था, ठीक है। बात क्लियर हुई? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बाल्य अवस्था से क्या अभिप्राय है? बाल्य अवस्था यानी कि चाइल्डहुड पीरियड से क्या अभिप्राय है, आप क्या समझते हैं? तो यह एक सामाजिक संरचना है, यह एक शारीरिक संरचना है, या फिर यह बच्चे के जन्म से लेकर उसके विद्यालय जाने तक का पीरियड है, या फिर यह विकास की वह अवधि है जिसमें सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। तो मात्रात्मक परिवर्तन नहीं, साथ साथ में गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं, और यह बच्चे के जन्म से लेकर नहीं होती है, यह बच्चे के 3 साल के पीरियड के बाद से स्टार्ट होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा।
यह शारीरिक संरचना नहीं, इसमें तो शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक सब तरह की संरचना इसमें होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये किस प्रकार की अवस्था है, ये तो एक सामाजिक संरचना है। बाल्यावस्था किस प्रकार की संरचना है, एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, बात क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने, चलो नेक्स्ट मूव करेंगे, समझेंगे। चलिए क्वेश्चन हो गए समाप्त इसी के साथ में, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, हर एक विशेषता क्लियर हुई होगी। और इसी के साथ में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास समझ में आई होगी, अगर आपको 1% भी वैल्यूबल लगा है, तो आप बाकी लोगों को भी शेयर जरूर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें, जरूर बताएं। ठीक है, अगर खुद से भी कोई मुझसे यहाँ पर कोई ऐसी विशेषता जो आप जानते हैं मैंने ऐड नहीं किया है, तो उसे भी जरूर ऐड करें। ठीक है, आगे लोगों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। तो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।